साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज है। इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं। इंटरेस्ट ये दुनिया है वो इंटरेस्ट पे आधारित है। आपको ये कैसे, इंटरेस्ट का मतलब आपके समझ में यही आता होगा कि हमने किसी को पैसा दिया और उसके बदले में हमने पैसा लिया, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसा देना ही इंटरेस्ट लगाना होता है। क्या मकान को किराए पे देना इंटरेस्ट नहीं हुआ? मकान को जब हम किराया दिए हैं, अगर ये किसी का मकान है और इसका किराया हम 25,000 रुपया महीना का दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। हाँ, क्या सेट वाला प्रॉब्लम? सेट का समस्या कैसे समाधान किया जाए, उसके लिए हमने बहुत हो गया, उससे मतलब नहीं। हमने कहा कि जब सेट समाप्त होता है तो सेट समाप्त होने के जस्ट बाद इधर क्लासो समाप्त होता है। अब उसी समय 15-20 मिनट आप लेके और सॉल्व कर सकते हैं। यानी 11 बजे क्लास समाप्त होता है, 11 बजे तक आप लोग डन कर लीजिए। क्लास खत्म होते हुए आइए, 15-20 मिनट में हम बता देंगे, बात खत्म। सबसे सिंपल सा तरीका है। रोज रोज वाला जमा करके एक बार दीजिएगा, क्या जरूरत है? 10 मिनट आइए, बैठिए, पूछ के चले जाइए। हमने एक दिन बोला है, एक दिन इस बैच में सब सीनियर सब किए थे, तो हम कहें ये तो कर सकते हैं, अभी टाइम सेटिंग में है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। बनाइए सेट, पर ये कोशिश कीजिएगा 11 बजे खत्म हो जाता है, 11 बजे हम क्लास का निकले, आप लोग आइए, जिसको पूछना है, जिसको प्रॉब्लम है पूछेगा, नहीं तो अपना घर जाएगा। प्रेशर किस बात का? आइए, पहले सेट तो टाइम से बनाइए, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को पैसा दिए। इंटरेस्ट को तो पहले अपने माइंड से ये निकालिए कि इंटरेस्ट का मतलब गलत माइंड में सोचा हुआ है, आपके मन में इंटरेस्ट के नाम से ही गलत फीलिंग आता है, उसको पहले निकाल लीजिए। ये रूम हमने लिया, रेंट पे लिया, रेंट को इंटरेस्ट नहीं कहेंगे। यानी इस कमरे का दोहन कर रहे हैं, किसी का ये संपत्ति है, इसमें पूंजी लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, राइट। वो खरीदा है, घर बनाया है, इसकी उपयोगिता घटता है, तो इसमें एक शक्ति है, पावर है, ताकत है। क्या ताकत है शुरू में कि यहाँ पे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी को बैठा के हम पढ़ा सकते हैं, जो कि सेफ फील कर सकता है, छांव मिल सकता है, धूप गर्दा से बच सकता है। यहाँ इस प्लेस का कोई हमें दोहन करने के लिए दिया, यानी अपने ताकत, अपने क्षमता को हमें उपयोग करने के लिए दिया। इसका उपयोग हम कर रहे हैं, तो कोई हमको क्यों देगा? ये रूम हमको क्यों देगा? ये अपना चीज किसी को देने का मतलब है कि उसके पास अतिरिक्त हो, या वह इस चीज का दोहन करने के लिए सक्षम ना हो, तो वह किसी दूसरे को किराए पर दे दिया। अब किराए पर दे दिया तो किराए को हम इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, किराए को हम रेंट नहीं कहेंगे। अब होता क्या है, ये रूम लिए, इस रूम का पर महीना हम किराया दे रहे हैं, वही होता है पैसा। पैसा के रेंट को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। पैसा को जो हम रेंट पे लगाते हैं उसका इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट में क्या होता है कि पैसा हम किसी को 100 रुपया दिए, यानी मेरे पास पैसा जमा है और वो पैसा का हम यूज करने में सक्षम नहीं है, यानी हमारा यूज नहीं है। अगर पैसा को हम घर में रखते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है, घटेगा। कि मकान अगर कोई हमको किराए में दे दिया तो समझते हैं कि मकान का कैपेसिटी यानी एज कम रहा है, हो सकता है, पर इसका वैल्यूएशन है ना फिर भी बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो जमीन है, मकान है, उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पर अगर हम पैसा किसको इंटरेस्ट पे देते हैं तो उसका वैल्यूएशन कमता है, नहीं कमता है। अगर हम 1,000 रुपया अपने घर में रख ले, 5 साल तक रखे रहे, क्या वो 1,000 ही रहेगा? 1,000 रुपया आपको हमने दिया, 5 साल जाके आप अपने बक्सा में उसको बंद करके रख दिए लॉकर में, क्या 5 साल के बाद वो 1,000 का 1,000 ही रहेगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? गलत। 1,000 रुपया क्या 1,000 रुपया रहेगा? देखने में जरूर 1,000 होगा, पर वैल्यूएशन उसका घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 1,000 है वो 600, 700, 800 के बराबर हो जाएगा। कैसे कि अगर 1,000 रुपया भी कोई सामान हम खरीद रहे हैं, 1,000 रुपया में कोई सामान खरीद रहे हैं, तो क्या 5 साल बाद हम वो सामान 1,000 में ही खरीदेंगे? निश्चित है कि वो सामान महंगा हो जाना है। सोना तो नहीं है कि सोना हमने खरीद कर रख लिया, सोना का दाम बढ़ा तो उसका भी दाम बढ़ गया। यानी पैसा का मूल होता है। लोग क्या करता है कि जो इंटरेस्ट पर नहीं लगाना है, पैसा लगाने में सक्षम नहीं है, तो घर में पैसा नहीं रखता है, क्योंकि घर में पैसा रखेंगे तो उसका वैल्यूएशन कम जाएगा, यानी वो कमेगा, घटेगा। तो हम ऐसा पैसा क्यों रखें कि हमसे कमता जाएगा? हम जमा करके पैसा रखेंगे जो कम जाएगा। तो लोग आप घर में रख के बैंक में रखता है, क्योंकि बैंक क्या करता है कि उस पैसा का दोहन करता है, उपयोग करता है, किसी को देता है, और आपका पैसा घटने नहीं देता है, आपके पैसा को बढ़ाता है। 1,000 है, 1,100 हो गया, 1,200 हो गया, 1,300 हो गया, पर घर में रखेंगे तो घट जाएगा। तो लोग क्या करता है कि बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता, आपका पैसा कमाता है बैंक और आपका को बहुत अल्प मात्रा में उसका बेनिफिट देता है।
मगर फिर भी जो सक्षम नहीं है कहीं भी इन्वेस्ट करने में, घर में रखने से अच्छा है कि हम बैंक में रखते, वो पैसा चलता रहता है। यानी अर्थव्यवस्था का जो चक्का है, यानी किसी भी देश का अर्थव्यवस्था है, उसका जो पहिया है, व्हील है, वो है पैसा। अगर पैसा जितना ही रहेगा वो देश उतना ही। जानते हैं मोदी जी का कहा तो क्या कि नोटबंदी बड़ी खराब था, फालतू डिसीजन भी आया नोटबंदी का, मगर नोटबंदी का दूरगामी जो परिणाम है वो हम लोग का विकास है। अब कहे कैसे कि कुछ बातें को जब हम लोग बेवकूफ नेता के मुंह से सुनते हैं, कुछ राहुल गांधी जैसा बेवकूफ नेता कुछ बोल दिया, नेता तो अपने फायदा के लिए जानता है कि वो चीज सही है, फिर भी अपने फायदा के लिए उसको गलत तरीका से प्रस्तुत करेगा। पर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास कुछ के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, और उसका उसके प्रति द्वेष ना रहे, तो आपको सही ज्ञान मिलेगा। नोटबंदी का बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत हवा उड़ाया गया, बहुत कष्ट हुआ, लोग मरा भी, और जिसका घर में श्राद्ध था, शादी था, विवाह था, उसको क्या फील हुआ होगा सब जानता है, हुआ है। गलती सरकार से अवश्य हुआ कि सरकार को उस तरीका का पूरा तैयारी कर लेना चाहिए। हाँ, पहले से आउट अगर कर देता कि हम 6 महीना बाद हम नोट को बंद कर देंगे, तो लोग सतर्क हो जाता और वो अपनी गलती को छिपा लेता। तो सरकार को अचानक ही करना था, पर उसके लिए जितना तैयारी होना चाहिए था वो तैयारी सरकार ने नहीं किया। अगर नोटबंदी हुआ, नोटबंदी जिस समय हुआ, नोटबंदी के समय ही अगर सरकार पहले से ही 1000 रुपया के नोट और 2000 रुपया के नोट, 2000 रुपया तो छापना नहीं चाहिए था, वो तो नोटबंदी को कंट्रोल करने के लिए 2000 रुपया छाप लिया, चलन से बाहर है। 2000 का नोट देखते हैं, कितना दिन हो गया देखा हुआ 2000 का नोट? हो गया होगा। यानी 2000 का नोट के न के बराबर है। यानी बैंक लेता है, काहे कि 2000 तो एटीएम से निकलता नहीं है, जो मार्केट में है वही, और वही पैसा अगर आप जाकर बैंक में जमा कर लेते हैं तो बैंक आपको 2000 का नोट देगा नहीं। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक से निकालते हैं तो 2000 का नोट देगा नहीं। सरकार जानता है कि उसका जो पेपर का पावर है वो कम है, जो पंसैया का पावर है, क्या वो है? वो पावर 2000 में है? नहीं है। पंसैया सबसे ज्यादा चलन में है। अभी लगता है 80% पैसा जो मार्केट में है खाली पंसैया का है, सब पैसा उसे खाली 500 है। तो सरकार उसको क्या करता है, उसको कैच करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। जितना ज्यादा बड़ा पैसा रहेगा उतना ही लोग ब्लैक मनी जमा करने में आसान हो जाता है। तो उसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ कि सरकार चाहेगा कि अगर हम नोट को चेंज करते हैं तो ऐसे लोग घर में जमा करके, महिला सब 10,000, 20,000, 50,000 रुपया घर में जमा करके जांच के रखी हुई थी, वो सब पैसा क्या किया, बैंक में गया। अब बैंक में गया तो उसके बाद वो चलन में आ गया और उसका फायदा। अब देखिए इतना लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, 5 साल में देश का विकास जो देख रहे हैं, गति जो देख रहे हैं, स्पीड जो देख रहे हैं, उस नोटबंदी का भी बेनिफिट है। नोटबंदी के कारण भी हुआ। पर उस सब छोड़िए, उस सब बात को नहीं करना है। करना है कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि पैसा पे जो हम रेंट देते हैं वो इंटरेस्ट होता है। यानी 100 रुपया मेरे पास है, अतिरिक्त है, जो कि मेरे यूज का नहीं है, हम किसी को यूज करने के लिए दे देते हैं, दोहन करने के लिए दे देते हैं। यानी कहते हैं मेरा 100 का 100 तो लेंगे ही लेंगे, आप इसका हम आपको दोहन करने के लिए, यूज करने के लिए दे रहे हैं। यानी 100 रुपया जो मेरा है वो मालिक हम आपको बना रहे हैं। यानी 100 रुपया में ताकत है, जो पावर है, उस पावर का यूज आप कीजिए। यानी 100 रुपया से आप अपना काम कर सकते हैं ना जी, कुछ खरीद सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उस पावर के यूज करिएगा तो उसके बदले में हमको कुछ तो दीजिएगा ना। उस 100 रुपया हम आपको यूज करने के लिए दिए, उसका रेंट हमको दीजिएगा ना, किराया हमको दीजिएगा ना। तो किराया क्या होता है, किराया बनता कैसे है, उसके लिए होता है दर, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत का मतलब होता है 10% के दर से आपका रेंट लेना। यानी 1 साल में लिखा रहेगा दर प्रतिशत वार्षिक, दर प्रतिशत मासिक लिख दे, यानी 5% मासिक लिख दे, यानी 100 रुपया का 1 महीना का 5 रुपया आपका वो ब्याज होगा। तो पर दर हमेशा दर प्रतिशत वार्षिक होता है, यानी 1 साल का 100 का किराया। ये अब रुपया देते तो हैं हमने आपको 1000 रुपया दे दिया, 3 साल बाद आप हमको दिए, 3 साल बाद हम अगर आप हमको रिटर्न करके ब्याज सहित 1000 का 1300 रुपया देते हैं, 1000 का 1300, तो क्या लगता है कि उससे नुकसान भी मेरा हो सकता है और फायदा तो कम मात्रा में फायदा होगा। आपको लगता होगा कि हम तो 1000 रुपया लिए, 1300 रुपया रिटर्न किए, पर वास्तव में आप 1300 रुपया रिटर्न कर कहां रहे हैं? आप मुश्किल से वो 1000 के बदला 1050 या 1100 रुपया रिटर्न कर रहे हैं, 1300 रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वो कैसे? तो अभी हमने 1000 रुपया में कोई सामान, मान लेते बालू ही, 1000 रुपया बालू 1000 रुपया में अगर हम अभी 20 टीना बालू खरीद पा रहे हैं, 3 साल बाद आपने हमको 1300 रुपया दे दिए और उस समय तक बालू का दाम इतना बढ़ गया कि हम 18 ही टीना खरीद पा रहे हैं 1300 रुपया में, तो हम नुकसान में गए कि फायदा में गए? नुकसान हो गया ना।
तो इंटरेस्ट को कभी भी गलत माइंड से नहीं सोचिए, दुनिया ही इंटरेस्ट पे चल रहा है। हर चीज का दोहन करने के लिए, यूज करने के लिए किराया हमको देना पड़ता है। उस किराया को हम रेंट नाम दे दे या कुछ भी नाम दे दे ना, तो पैसा का को रेंट पे लगाना ही इंटरेस्ट कहलाता है, पैसा को रेंट पे लगाना ही ब्याज कहलाता है। अब इसमें आता है कि साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण सिंपल, और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड ब्याज होता है वो फायदा कारक होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपाउंड में आपको नुकसान होना नहीं है, कितना भी कुछ हो जाए कंपाउंड में नहीं। और साधारण ब्याज में है, अक्सर साधारण ब्याज में नुकसान ही होता है। साधारण ब्याज पर अगर पैसा लग रहा है तो हमें लगता है कि लंबा समय तक अगर कोई पैसा रख ले तो उसका नुकसान दुगुना भी दे दे ना तो भी नुकसान हो जाना है। अब एक कॉमन सी बात कह रहे हैं कि जैसे कि गांव घर में अभी 5% के दर से ब्याज लगता है, 6, 7, 8 मगर कॉमन 5% के दर से, 5% महीना, 5% महीना। अगर ये 5% सालाना रहता, 5% सालाना, एक साल में 100 रुपया का 5 रुपया अगर ब्याज रहता तो कितना साल में पैसा दुगुना होता पता है आपका? 100 रुपया 200 रुपया कितना 20 साल में होता है। अगर 20 साल में अगर हमने आपको 100 रुपया दिया, 20 साल के बाद आप आपको 200 रुपया दे देते हैं तो 200 रुपया हो जाएगा 20 रुपया, नहीं हो जाएगा? नुकसान ही नहीं लग गया। पर बैंक यही करता है, बैंक इतना आपको बेवकूफ बनाता है, इतना बेवकूफ बनाता है जिसका जवाब नहीं। हम LIC में पैसा जमा करना या कहीं भी पैसा बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने का सख्त विरोधी हम आदमी है, इसका बहुत विरोध करते हैं। कोई अगर LIC कराता है, कोई अगर PLI कराता है, कोई इंश्योरेंस कराता है, इसका हम विरोधी है। हाँ, इंश्योरेंस अगर कोई कराता है तो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस आप कैसे करवाइए कि अगर फैमिली में हम एक कमाने वाले हैं और हम पे 6 आदमी आश्रित हैं, और पहले वाली बात नहीं है खेत से निकले, पहले लोग खेतों में जाता था तो पहले मृत्यु दर था वो बहुत कम था, एक्सीडेंट दर कम था, और औसत एज था वो 83 वर्ष था, 85 साल था। अभी हम लोग का औसत एज घट के 56 साल हो गया है। क्यों हो गया है? क्या लोग 56 साल ही जीते हैं, 55 साल ही जीते हैं? अभी तो 80 साल के बुजुर्ग है। कहने का अर्थ है कि जो मरने का जो है ये रफ्तार इतना तेज हो गया है, जो बीमारी के कारण हो, एक्सीडेंट के कारण हो, तो इससे क्या हो गया कि लोग यंग लोग ही ज्यादा मर रहे हैं, तो औसत आयु कम गया है। अब मेरे पे 6 आदमी आश्रित हैं मेरे परिवार में, और हम बाहर भीतर जाते हैं, कहीं भी कभी भी किसी कंडीशन से अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए या किसी कारणवश से दुर्घटनावश मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे परिवार के जो 5 सदस्य बचेंगे उनका जीवन कैसे चलेगा? वो तो रोड पे जाना है। उनके लिए कमाने वाला ही मर गया है, मान लेते हैं कि एगो बीवी है, 3 गो बच्चा है और हस्बैंड है, अगर कमाने वाले ही एक्सपायर कर जाते हैं तो उस बच्चा का और उस बीवी का क्या होता है? क्या वो महिला कमा के बच्चा का देखभाल करके सब कुछ उतना ठोस सब नहीं रहता है, कुछ का फैमिली बैकग्राउंड ठीक रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हर एक कमाने वाले फैमिली को कम से कम 1 से 2 LIC हम मानते हैं कि कराना चाहिए। LIC के विरोध में भी है और खुद भी कह रहे हैं कि LIC कराना चाहिए। LIC जो माध्यम से हो, अब बहुत कंपनी आ गया है, पर LIC का मतलब ये नहीं कि आप हर महीना हर साल 50,000 1 लाख रुपया उसमें जमा करें और टाइम पूर जाने के बाद, 20 साल पूर जाने के बाद अगर आपको कुछ हुआ तो बीच में हो गया तो आपका उतने पर से सब पैसा दे देगा, अगर नहीं हुआ तो 20 साल पूरने के बाद आपको पैसा रिटर्न। अगर आप इस सेंस से पैसा जमा कर रहे हैं कि अगर मेरे कुछ होने के कारण, मेरे कुछ होने से मेरे परिवार को सहयोग मिल जाए तब तो ठीक है भाई, कीजिए। अगर कोई इस सेंस से कि पैसा इन्वेस्ट करने के सेंस से अगर उसमें पैसा जमा कर रहे हैं तो बहुत बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। यानी कि आपका पैसा महंगी का पैसा लेके, आपका अभी का पैसा महंगा पैसा है, अब 20 साल बाद तो कितना सस्ता हो जाएगा। अगर हम अभी साल का 50,000 रुपया LIC में जमा कर रहे हैं, अभी का 50,000, अगर वो 20 साल के बाद आपको हम 20 साल तक अगर 10 लाख रुपया उसमें जमा भी कर दिए, जमा भी अगर वो 10 के बदला हमको 20 लाख दे दे फिर भी हमको नुकसान है, हानि है। क्या है कि अभी का 50,000 उस समय के 5,000 के बराबर हो जाएगा, अभी का 5,000 उस समय के 50,000 के बराबर हो जाएगा, फिर भी वो हानि पहुंचाता है। तो LIC अगर उस माइंड से करते हैं तो ठीक है, मगर इन्वेस्ट के माइंड से अगर कोई पैसा जमा करते हैं, बैंक में रखते जमा, बड़ी बेवकूफी है, एकदम खत्म काम है। उससे बढ़िया है कि घर में पैसा रखें। कुछ नहीं बैंक देता है पैसा, वो आपके पैसा का फायदा उठाता है और आपको बेनिफिट देता नहीं है। पर लोग मजबूर है, क्या करें कि मेरे पास पैसा जो आ गया है, मेरे पास पैसा 20-50 हजार रुपया है जो कि मेरा यूज नहीं है, हम घर में 2 साल रखेंगे तो कमेगा ही, तो क्या करेंगे? तो बैंक में मजबूरी में छोड़ देता है। नहीं उपाय है कहीं इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्वेस्ट करने में डर भी है, नहीं है डर बैंक में, कम से कम ये तो डर नहीं है कि बुड़ जाएगा। हम किसी को दे देते हैं बिजनेस करने के लिए या कोई चीज खरीद कर रख देते हैं, हानि होता है।
पहले के लोग बैंक में भी रखना नहीं चाहता था तो क्या करता, गोल्ड खरीद लेता था, सोना। हाँ, अच्छा है, एक सिस्टम है सोना खरीद लेना। अगर सोना आप खरीद लेते हैं तो सोना खरीद के और रख दीजिए, जब आवश्यकता पड़े कभी भी सोना बेच सकते हैं। और सोना जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, पैसा का वैल्यू कमेगा, वैसे वैसे सोना का भाव बढ़ेगा। अभी देखिए कि 2005 की याद है कि 2005 में करीबन 44-45 सौ रुपये सोना था, 4000 के करीब में था। और अब भी करीबन कितना हो गया, 20 साल हुआ भी नहीं है, 18 साल में सोना कितना हो गया, तो 10 गुना से ज्यादा हो गया, 10 गुना से ज्यादा उसका भाव बढ़ गया है। क्या पैसा का भाव 10 गुना कम गया है? 10 गुना तो नहीं कमा है, कम से कम 3-4 गुना कमा होगा पैसा का वैल्यू, 3-4 गुना। एक सिंपल सा ले सकते हैं ना कि लगता है 2004-5 में समोसा था 2 रुपये था, अभी समोसा है 10 रुपये, यानी कि 5 गुना ना, 5 गुना। पर सोना कितना, 10 गुना। पर ये तो श्योर है कि मेरा पैसा का वैल्यू कम नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इसमें बुर्बकाई क्या करता है लोग कि सोना खरीदना है ना आपको तो गहना खरीद के रख लेता है, महा बेवकूफी वाला काम। सोना अगर इन्वेस्ट करना है सोना में तो सोना खरीदिए, तो गहना मत खरीदिए, सोना का बिस्किट खरीद लीजिए। और सोना का बिस्किट खरीदने के लिए जाइएगा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप कभी जाइए सुनार के पास, कहिए कि हमको सोना का बिस्किट खरीदना है, सिक्का दे देगा, बिस्किट नहीं देगा। बिस्किट में क्या होता है कि 24 कैरेट सोना होता है। और अगर आप अभी 50,000 रुपया में खरीदे हैं 50,000 रुपये में, उसको बेचिएगा अभी तो 50,000 रुपया मिलेगा। मगर गहना अगर आप खरीद लेते हैं, 2 भरी का चैन खरीद लिए, सोचते हैं कि इन्वेस्टो भेला है, आप पहनवो करेंगे, जब मन होगा उसको बेच लेंगे। पर आप सोना के दुकान पर से खरीदिए सोना 1 भरी, और सोना के दुकान से नीचे उतरिए, 10,000 रुपया का आपका नुकसान लग गया। फिर कैसे? हम दुकान से खरीदे, हमको 10,000 रुपया का नुकसान लग गया। आपने सोना खरीदा और तुरंत इस दुकान में खरीद के इस दुकान में उसी सोना को बेचने चाहिए, तो आपने जो 50,000 रुपये में सोना खरीदा है उसका वो 40,000 रुपया ही देगा। अब कहेगा कैसे, ये कैसे हो गया 10,000 का नुकसान? अब 10,000 का नुकसान लगा के हम सोना खरीदिए रहे हैं और 5 साल रखिए लिए और उसका दाम 10,000 बढ़ ही गया, तो फिर तो वहीं को वहीं पे है। 50,000 का सोना हम अभी खरीदा, 5 साल के बाद, 5 साल हमने उसको घर में रखा, अब 5 साल के बाद वही सोना को बेचने गए तो सोना का दाम 50 साल खरीदे से 60,000 हो गया, पर आप बेचने जाएगा आपको मिलेगा 50,000, यानी 5 साल में आपने क्या पाया, जहां पर थे वहीं पर थे। इसलिए गहना नहीं खरीदना चाहिए। अब कहेगा सर नुकसान ही कैसे लग गया, हमने सोना खरीदा तो हमको लॉस लगा कैसे? तो सोना जो आप खरीदने जा रहे हैं वो सोना खरीद रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं 24 कैरेट का। आज जो नेट पे आप देखिएगा, क्या दीजिएगा कि गूगल पे कि आज गोल्ड का प्राइस क्या है, तो गोल्ड का प्राइस आपको दिया 50,000 रुपया 10 ग्राम, ठीक है। आप दुकानदार के पास जाइएगा, वो भी कहेगा 50,000 रुपया 10 ग्राम, ठीक है 50,000 रुपये, हम 1 भरी सोना लेंगे, क्या ठीक है 50,000 रुपया है। पर वो सोना नहीं देगा, आपको क्या देगा, गहना बना के। गहना उसका मान लेते चैन बना लिए, तो चैन वाला का तो कहेगा मेकिंग चार्ज सर लगता है। और यही बात है कि कोई मंगनी में हमको कुछ बना के तो नहीं देगा, उस सोना का हमको गहना बना के दिया 400 रुपये मेकिंग चार्ज, यानी 1 ग्राम का 400 रुपया, यानी हमने 1 भरी का सोना का चांद लिया तो हमको 4,000 रुपया देना पड़ा, यानी 50,000 रुपया का सोना तो हम खरीद ले कितना में, 54,000 रुपया में। सोना 50,000 का ही हमको मिला पर हमने खरीदा 54,000 में। अब क्या हुआ कि मेकिंग चार्ज के नाम पे या बनाने के नाम पर वो क्या करता है, होल मार्क का सोना देता है, बहुत बढ़िया होल मार्क का। होल मार्क का मतलब क्या, 100% सोना नहीं, 916 यानी कि 91.6% ही सोना है। बाकी का जो 8.4% सोना गया उसमें, वो सोना चला गया सोनार का, वो बनाने वाला उसमें झड़ झूर आलतू फालतू के नाम पे वो हटा लिया, उसके जगह पर क्या डाल दिया, तम्मा, उसके जगह पे तांबा। 22 कैरेट का दे रहा है तब होल मार्क का रहता है वो 22 कैरेट का, 24 कैरेट का नहीं रहता है। 22 होता भी क्या है कि 24 कैरेट का गहना बन भी नहीं सकता है, वो थोड़ा सा लूज रहता है। तो वो 2 कैरेट सोना शुद्धता आपका मार दिया, यानी अगर हम 10 ग्राम देते हैं तो वो 8.4% पहले से, यानी 100 में 8.4 आपका गया पहले, वो माइनस चला गया। और दूसरा 50,000 का बदला हम 54,000 में खरीदे, यानी ये 8.4% और ये 4,000, कुल मिला के तुरंत आपका 10,000 का नुकसान है। यानी हमने 50,000 रुपया सोना भर से खरीद रहे हैं, 54,000 में हमने खरीदा चाहे,
और उस चांद को तुरंत बेचने जाइएगा तो दुकानदार कहेगा हाँ कहे नहीं, अभी तुरंत हम खरीद लेंगे। कितना? तो हम आपका 91.6 दे देते हैं उसका प्राइस, 91.6। अगर 50,000 रुपया का 91.6 यानी 50,000 का सोना हमने जो खरीदा, 50,000 का सोना खरीदा हमने कितना में? तो 54,000 रुपया में, 54,000 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम बेचने जा रहे हैं तो आराम से कह रहा है कि 50,000 रुपया में आपका हम 91% देंगे। कहे कि सोना तो उसमें 91% है ना, उस समय सोनार को याद आ जाता है कि 91% है, हम तो लेके गए आपको 100%। कहेगा नहीं सर, होल मार्क का है, इतने पैसा मिलेगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि आप अगर सोना देके हमको सोना लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ हम मेकिंग चार्ज लेके दूसरा गहना बना देंगे। क्या है कि वो तो लिया 9.1 लिया, 91.6 वही आपको दे रहा है, तो मेकिंग चार्ज लेके आपको सोना को बदल देगा। तो इसका हमने इसको काटा तो 9 बजे कितना हो गया? 45,000। यानी कि आपने 54,000 रुपए में खरीदा और अभी तुरंत का तुरंत उस सोना कितना में बेचा? 45,000 रुपए में। 9,000 का नुकसान लग गया, लग गया ना। यानी तुरंत सोना खरीदते हैं और अपना 9,000 रुपया लुटा देते हैं। तो अगर गहना खरीद रहे हैं, पहनने के सेंस से खरीद रहे हैं, सजना संवरना है तो ठीक है। अगर इन्वेस्ट के नाम से सोना अगर कोई खरीद रहा है, बहुत लोगों को देखे हैं इन्वेस्ट कर लेते हैं, घर में पैसा रखने से क्या फायदा, अपना सोने खरीद लेते हैं, ये नुकसान ही होता है। इन 9,000 भरपाई करने के लिए कितना साल लगेगा बताइए तो? हम 54,000 प्राप्त करने के लिए 5 साल बाद बेचेंगे सोना को, तो यानी 5 साल हमने पैसा वहीं पर वहीं मेरा पैसा रह गया। इसलिए सोना में कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो गहना खरीद के, ये बेवकूफी है। अगर मान लेते हैं कि हम चाहें कि हम 50,000 वाला सोना गहना ना खरीदे, आप खरीद लिए बिस्किट, तो बिस्किट में क्या हो सकता है? तो सोनार कह सकता है क्या कि हम कहे आपको दे जो दाम में थे, हमारा क्या उसमें लेने देना, मेरा क्या बेनिफिट? तो हो सकता है कि वो 1-2% आपसे अतिरिक्त ले ले। अतिरिक्त अगर 2% भी अतिरिक्त इसका ले लिया तो 1,000 रुपया ले लिया, फिर भी आपने खरीदा 51,000, आपको मिला 50,000, फिर भी 21,000 का ना नुकसान जी। जब आप बेचने जाइएगा तो बेचने जाने के टाइम में भी कह सकता है कि जो सोना का दाम है इंटरनेशनल मार्केट में आज अगर 70,000 रुपये सोना है तो हम आपका सोना 70,000 में क्यों लेंगे, हमको उससे क्या फायदा? तो हो सकता है 1-2% कम पे वो भी ले, तो वहां भी 1,000 रुपया आपको लेस करना पड़ेगा, यहाँ भी, तो कुल मिला के 2,000 रुपया का नुकसान हुआ जी। इसमें देखिए बाद 9,000 रुपया गया। तो ये सारी बात होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि पैसा को रेंट पे लगाना। अब ये पार्ट होते हैं, साधारण ब्याज के इतने पार्ट होते हैं, इस बात को समझना है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगना, और मूलधन सदैव स्थिर रहते हैं, मूलधन हिलडोल नहीं करता है। यानी अगर हम 1,000 रुपया किसी को दिए तो उसी पर ब्याज लगना। तो साधारण ब्याज मतलब ब्याज पर ही ब्याज, चाहे कितना समय के लिए हमने रखे, इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज में मूलधन पे भी ब्याज सिर्फ, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ ब्याज के ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज, उसके ब्याज पर भी ब्याज, उसे कटवी सूद कहते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर अभी साधारण ब्याज पे हम चलते हैं। तो साधारण ब्याज के ये 5 पार्ट होते हैं, साधारण ब्याज के ये 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट में पहले साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि रेंट, रुपया का रेंट। मूलधन मतलब होता है कि जो हम अपने बचत को किसी दूसरे को दोहन करने के लिए देते हैं, यानी कि हम, मेरे लिए वही पैसा जो दाता है उसके लिए मूलधन, और जो प्राप्त करता है उसके लिए वो हो जाता है, अगर मेरे पास बचा हुआ पैसा है और हम इसको देना चाह रहे हैं तो हम आपको 1,000 रुपया दे रहे हैं, ये हुआ मूलधन, राइट। और मूलधन वही कहलाएगा जो पैसा आपने उपयोग करने के लिए लिया। आता है उसका मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि जब आपको हमने 1,000 रुपया दिया तो 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आप रिटर्न कीजिएगा ना, खाली 1,000 रुपया रिटर्न कीजिएगा, ब्याज कौन देगा? रूम रेंट तो नहीं है कि महीने महीने उठा रहे हैं, रेंट में तो एक बार पैसा तो नहीं, हम तो रेंट दिए और रूम के बदले में रूम लेंगे, और महीने महीने हमने रेंट ले लिया। तो ब्याज से, साधारण ब्याज से ज्यादा टफ होता है रेंट। एक किराया, रेंट भी ना एक प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज है। रूम का किराया चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, रूम का किराया साधारण ब्याज होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए होगा कि रेंट कभी भी कोई मालिक ऐसा नहीं कहता है कि आपको हमने रूम दिया, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल रखिए, और जब छोड़ने लगिएगा ना तो उसके बाद हिसाब किताब करके हमको रेंट दीजिएगा। ऐसा हुआ है? अगर ऐसा होता कि हम इस रूम को 3 साल के लिए किराया 5,000 के दर से लिए, जब हम इसको छोड़ेंगे तो जोड़ के हम उसका किराया दे देंगे ना। तो रेंट, एक तो रेंट महीना के दर से ले रहा है, और हर महीना हमने पास जो पैसा ले रहा है 5,000 भी तो उसका आप क्या हो गया,
उसके लिए मूलधन हो गया। और 5,000 का भी तो कोई नहीं इंटरेस्ट पे लगा सकता है, उसका भी तो कमा सकता है, यानी ब्याज का भी ब्याज, यानी रेंट लगाना भी चक्रवृद्धि ब्याजे है। मगर मकान मालिक कहेगा, कोई सूद लेता रहेगा, पैसा सूद पर लग भाई, आपने रेंट ले रहे हैं सो नहीं, वो तो साधारण ब्याज पर सूद लगा रहा है, अपना पैसा के कैपेसिटी भी कमा रहा है और सूद लगा रहा है। आप तो रेंट लगा चक्रवृद्धि ब्याज कट भी सूद ले रहा है, उससे खतरनाक काम कर रहे हैं। नहीं जी, तो रेंट को लोग बहुत अच्छा समझता है, अब पैसा का रेंट पे लगाए तो बड़ी खराब। आपका रेंट इस रेंट से, रूम के रेंट से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, ये इसका यूज सिर्फ रहने के लिए ही किया जा सकता है। इससे हम चाहेंगे कि हमारे पास रूम है, इस रूम को ले जाए बाजार में उठा के ले जाए, ऐसे 2 किलो सब्जी खरीद के ले आवे, 10 किलो चावल खरीद के ले आवे, नहीं ना। पर जो पैसा आपको कोई दे रहा है वो तो मल्टीपर्पज उसका यूज है, जो यूज करना चाहिए उसके पास ज्यादा शक्ति है, नहीं है, जो करना चाहे हर काम कर सकते हैं, तो उसको रेंट देने में बड़ी खराब लगता है। वो तो साधारण ब्याज से ले रहा है आपका रेंट। ब्याज किसी को भी देता है कोई, मान लीजिए गांव में देता है, मंथ के हिसाब से ही ब्याज जुड़ता है, पर पैसा तो टाइम पूरा होने के बाद यानी जमा करने के बाद देते हैं। तो हमने आपको 1,000 दे दिया, ये मूलधन। 1 साल के बाद जो आप हम 1,000 के साथ उसका रेंट भी चुकाते हैं, तो उसमें ब्याज भी ऐड करके हमको चुकाते हैं, ये हो जाता है मिश्रधन, राइट। हमने जो दिया मूलधन और आपने जो रिटर्न किया वो होता है मिश्रधन। अब आता है कि रेंट कैसे फिक्स करें, तो 2 BHK का है, 3 BHK का है, टाइल्स लगा हुआ है तो 6,000, बिना टाइल्स का है तो 5,000, ये तो फिक्स कर दिए, अपना मनमानी कर दिए। जगह पे भी डिपेंड करता है किस जगह पे लिए है, तो पैसा में भी करता है कि किस कंडीशन में आप पैसा ले रहे हैं, उस हिसाब से होता है। तो रेंट तो कुछ होना चाहिए, रेंट का फिक्सेशन कैसे और रेंट हम कैसे मापेंगे, रेंट मापने का मूलधन हो गया। और रेंट दे रहे हैं, रूम रखे हुए हैं, रेंट दे रहे हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं महीने महीने, बैंक यही काम करता है। बैंक का जो देखने के लिए बैंक का हम 14% सालाने ले रहे हैं, पर वास्तव में वो 14% आता नहीं है, वो 14% हो जाता है 40%। अगर आप बैंक से पर्सनल लोन ले 14 साढ़े 14 15% है, वो कहेगा क्या कि हम 1 साल में 100 रुपया का 15 रुपया आपसे सूद लेते हैं, कहेगा यही, पर वास्तव में ये नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, वो हर महीना आपका रेंट लेता है, हर महीना, और हर महीने के हिसाब से लेता है, वो उसमें ऐड करते जाता है और उस पर भी जोड़ता जाता है, यानी 15% है ना, वो वास्तव में 40% हो जाता है। इसलिए बैंक का भी लीजिएगा लोन, चुकाने में हालत खराब हो जाता है, कमता ही नहीं रहेगा, कितना पैसा जमा करते जाइए वो कमेगा ही नहीं। तो पैसा का जो किराया होना चाहिए, 100 रुपया का किराया होना चाहिए, तो किराया कैसे फिक्स होगा, तो 100 रुपया किराया, ये दर प्रतिशत वार्षिक, यानी 100 रुपया का 1 वर्ष के लिए जो किराया होता है उसे हम दर कहते हैं। 10% वार्षिक का मतलब हुआ 100 रुपया का 1 साल के लिए 10 रुपया किराया ना। उसका समय 3 प्रकार से हो सकता है, दिन में भी, माह में भी और वर्ष में भी, 3 प्रकार से समय हो सकता है। तो आप पहले दिन में हो तो क्या करेंगे, ऐसे साधारण ब्याज का सबको बचपन से याद है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT 100 होता है, P मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कब ये फॉर्मूला कब होता है, जब समय साल में हो, समय वर्ष में हो तो ये, अगर समय महीना में 7 महीना के लिए लिए तो नीचे में 12 देते हैं, अगर दिन में दिया हुआ है तो 365, यानी साल 365 को ही लेते हैं। और समय की गिनती करते टाइम क्या होगा कि अगर आपको ये दे दे कि हम पैसा 17 तारीख को लिए, 17 मार्च को लिए और 25 मई को हमने चुकता कर दिया, 17 मार्च को लिए और 25 मई को चुकता कर दिया, तो 17 मार्च से 25 मई तक आपको दिन निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की गिनती करते समय एक दिन को छोड़ दिया जाता है, या तो आज 17, आज कौन सा दिन है, तारीख है 11 मार्च को आप छोड़ दीजिए, या जिस दिन जमा किए 25 मई को छोड़ दीजिए, यानी जब आप टाइम का काउंट करने लगे दिन में एक दिन को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, यानी अगर आप एक कॉमन सी बात कह रहे हैं कि अगर हमने 17 तारीख को पैसा लिया, आज आज 11 तारीख है, 11 मार्च को हमने लिया, 11 मार्च को हमने लिया और 27 मई को हमने चुकता कर दिया ना, हमने इंटरेस्ट 11 मार्च को आज पैसा लिया और 27 को चुकता था, आखिर हमने पैसा कितना दिन रखा, तो 11 को आप छोड़ दीजिए, 11 को काउंट नहीं कीजिए, कीजिए 12 से। मार्च होता है कितना, 31 का, 31 का होगा तो 21 दिन होगा, मार्च में कितने दिन होगा, 21 दिन। हमने 11 को छोड़ दिया है तो 12 से गिनती करेंगे तो 21 दिन। अगर इस चीज में कंफ्यूजन हो कि आखिर 31 का महीना होता है, हम 12 से गिनती करेंगे तो कितना होगा, 31,
तो क्या कर लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। इस कंडीशन में अब हम देखते हैं कि कितना दिन होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 दिन। अब हमने 12 से 31, 21 दिन होता है। 12 से अगर हम 11 को छोड़ के 12 से गिनती करते हैं तो 12 से 31 20 दिन होगा। 12 से 31 20, क्या कि 31 में से आप 12 घटाइए, 12 घटाइए तो होता है 19 दिन, नहीं होता 19 दिन, पर 12 को भी काउंट करना है और 31 को भी काउंट करना है, ये दिन हो जाएगा 20, राइट। ये रीजनिंग भी होता है, रीजनिंग में इस चीज को पढ़ेंगे, यानी होगा 20 दिन। मार्च में कितना, 20 दिन, 12 से लेके 31 तक, मार्च में 20 दिन। अप्रैल में हो जाएगा 30 दिन और मई में हो जाएगा 27 दिन। इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77 दिन हो जाएगा। तो एक दिन को छोड़ दिए, या तो अगलका को छोड़ दे या तो पिछलका को। तो आखिर ये छोड़ते क्यों है, छोड़ने के पीछे रीजन क्या है? तो कभी भी टाइम जो डेट है काउंट कब से चालू होता है, टाइम का बदलता कब है, तिथि 12 बजे रात में। 12 बजे रात में कौन इंटरेस्ट लेने जाता है जी? 12 बजे रात में कौन जाएगा इंटरेस्ट लेने के लिए? और कौन देता है 12 बजे रात में? तो इंटरेस्ट लेने का काम जब भी हम करते हैं बैंक या किसी माध्यम से, तो 10-11 बजे दिन में करते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यही ना करते हैं जी। अगर हम 2 बजे ले रहे हैं, आज 2 बजे हम अगर बैंक से जाके हम 10,000 रुपया लिए हैं ब्याज पर, तो आज डेट चालू हुआ कहां से? चालू तो 12 बजे रात से, हम ले रहे हैं 2 बजे। हमने 14 घंटा पैसा का यूज किया नहीं किया जी। आज की तिथि में 14 घंटा बीत गया है और हमने पैसा तो लिया ही नहीं, हमने उसका यूज किया ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट किस बात का? 14 घंटा हमने यूज नहीं किया और लिखा गया है 11 तारीख की लिखा गया। जब हम देने गए 27 तारीख को, तो क्या हम 12 बजे रात में दे देंगे बैंक में पैसा, कि जमा 12-1-2 बजे करेंगे? तो 27 तारीख को हम पैसा जमा करने गए और 2 बजे हमने पैसा जमा कर दिया। 27 तारीख का बचा हुआ टाइम का हमने यूज किया, हमने 2 बजे कर दिया, तो अभी तो मेरे पास और टाइम है। टाइम 2 बजे से लेकर 12 बजे रात तक का टाइम है ना, उसी तिथि का ना। तो लेने में वो उतना कम करते हैं और देने में उतना पहले दे देते हैं, इसलिए दोनों को मिला के एक दिन काउंट करके उसको माइनस कर दिया जाता है। यानी एक दिन या तो लेने में स्टार्टिंग वाला या ये तो लास्ट वाले को छोड़ दिया जाता है। ये साधारण ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज से संबंधित ये बातें होते हैं। एक बार इस नोट्स को देखते हैं, नोट्स को हमने लिखाया नहीं, हमने चर्चा पे ही चले गए। इस नोट्स को पढ़ते, इसमें क्या लिखा है? साधारण ब्याज के समय की गिनती करते समय एक दिन को छोड़ दिया जाता है, समझ गए। साधारण ब्याज में दर प्रतिशत वार्षिक अर्थ होता है कि एक वर्ष में 100 रुपया का रेंट कितना है, ये भी हमने आपको बता दिया। साधारण ब्याज में मूलधन सदैव स्थिर होता है। सदैव स्थिर होने का मतलब होता है कि मूलधन पे ही ब्याज लगता है, मूलधन कभी नहीं बदलता है। यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो ब्याज भी समान होगा। ये बात हमने आपको नहीं बताया। अगर दर समान है तो साधारण ब्याज में पहले वर्ष में जितना ब्याज, दूसरे वर्ष में उतने ब्याज, तीसरे वर्ष में उतना, चौथा वर्ष में भी सेम ब्याज होता है, अगर दर प्रतिशत समान हो तो। कभी कभी साधारण ब्याज में क्या किया जाता है कि कहता है कि ठीक है भाई, हम आपको साधारण ब्याज पे ही दे रहे हैं, पर पहला साल में आपको 10 के दर से ब्याज लगेगा, दूसरा में आपको 15 के दर से लगेगा, तीसरा में आपको 20 के दर से लगेगा, चौथा में आपको 25 के दर से लगेगा। अगर दर प्रतिशत समान हो तो सब साल का ब्याज भी समान होगा। साधारण ब्याज में कोई धन 2 गुना हो जाने का अर्थ होता है। अगर कोई धन 2 गुना हो जाने का मतलब क्या होता है कि 100 मूलधन 100 ब्याज। कोई धन 3 गुने का हो जाने का अर्थ होता है 100 मूलधन 200 ब्याज। यदि कोई राशि समान किस्त के दर से, हाँ, किस्त वाला जो सिस्टम होता है, किस्त के दर से दिया गया हो तो प्रथम किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता है। प्रथम किस्त पे, यानी जिसको हम डाउन पेमेंट के नाम से देते हैं। हम गाड़ी लेने के लिए गए, गाड़ी लेने के लिए गए तो एक होता है जीरो डाउन पेमेंट। कभी कभी सुनो, जीरो डाउन मतलब बिना पैसा का ही गाड़ी उठा के ले आइए, तो उस पर आपको टोटल पैसा को किस्त में बांट दिया जाता है, सब पे इंटरेस्ट लगता है। पर डाउन पेमेंट जो होता है, डाउन पेमेंट यानी पहला किस्त तुरंत जमा कीजिए, तो जो पैसा हमने जमा कर दिया उस पर हम किस बात का इंटरेस्ट देंगे? जो पैसा 1 साल तक रखे हैं उसी पर ना 1 साल का, जो पैसा 2 साल रखे हुए हैं। तो किस्त जब होता है, साधारण ब्याज का किस्त होता है, इस चीज को भी लिख लीजिएगा, किस्त होता है तो ए बराबर होता है एक्स, यानी पहला किस्त पे नो ब्याज, दूसरे किस्त पर किस्त भी देना है और इस पे 1 साल का ब्याज भी देना है, फिर किस्त तो देना है और किस्त पर
2 वर्ष का ब्याज देना है। इसका मतलब होता है 3 गो किस्त। किस्त वाले ये चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। किस्त वाले कंडीशन को क्या करते हैं, तो ए बराबर पहला किस्त पे नो ब्याज, दूसरा किस्त पर किस्त साथ में 1 साल का ब्याज, तीसरा में किस्त साथ पे 2 साल का ब्याज होता है। एक और पॉइंट लिखा है कि अगर प्रश्न में 2 वर्ष 3 वर्ष बाद देय धन की बात कहा जाए तो देय धन का मतलब होता है मिश्रधन। देय धन मतलब देने वाला धन, मिश्रधन होता है। उसके बाद और कुछ नहीं है, एक टेबल है, उस टेबल को हम समझा देते हैं। एक टेबल क्या है इस चैप्टर में कि साधारण ब्याज के दर से कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यहाँ वर्ष है, यहाँ पे गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है कोई धन, का अर्थ क्या हुआ कि एक मूलधन और एक ब्याज। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, एक मूलधन और एक ब्याज। तो अगले 3 वर्ष में यानी 6 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगले 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। क्लियर। अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना है तो 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 9 वर्ष में 4 गुना। कैसे, 3 वर्ष में 2 गुना का मतलब हुआ एगो मूलधन एगो ब्याज। तो मूलधन तो वही है, 3 साल में अगर एगो ब्याज मिला है, अगले 3 साल में भी तो एक ही को ब्याज ना मिलेगा, उसके अगले साल में एक ही को ब्याज मिलेगा ना। अगर ये ना होके ऐसा रहता कि 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में 3 गुना, तो 6-9 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों में 3 गुना का मतलब हुआ एगो मूलधन 2 गो ब्याज। तो अगले 3 वर्षों में ये हो जाएगा 3 2 5, 5 2 हो जाएगा 7। क्लियर। टेबल ई चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा टफ होता है, साधारण का आसान होता है। यानी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बातें थे उन्हें हमने समझा दिया। हाँ, कुछ नोट्स आज कैसे हो गया पता नहीं, चालू किए बोलना तो बोलते ही रह गया, इसलिए नोट्स लिखा नहीं पाए, पर इतना बेसिक से भी आपका काम चल जाना है। बाकी नोट्स को हमने समझाया बताया कि क्या क्या ध्यान देना है, लिखा हुआ रहता है तो और अच्छा होता है। नहीं हो तो आज अगर छूट भी गया है तो नेक्स्ट संडे को सब नहीं पढ़ने के लिए तैयार हुआ, क्या सर बंदे करते हैं ना क्या खोल रहे हैं, पर हम भी इसलिए संडे का नाम ले लीजिए कि खोलेंगे कि लगातार लोग सोचेंगे ना ओह शुक्र शनिवार रविवार सब पढ़ाएंगे ना, तो बीच में वो एब्सेंट नहीं मारेगा। नहीं तो शनिवार तो शून्य अच्छा से पढ़ाया होता है, शुक्रवार एक दिन के बाद ही जाएंगे, सोमवार से क्लास जाएंगे, तो 3 दिन तक क्लास खराब होता है, इसलिए हमने संडे का नाम शुरू से ले लिया। कल क्लास नहीं चल रहा है, संडे को क्लास जब मंडे को स्टार्ट होता है सोमवार को, इस नोट्स में बचे हुए बात जो हमें अपनी बोले हैं इसको फिर से लिखा देते हैं, एक बार नोट्स को रिपीट करेंगे, इससे संबंधित कुछ बातें हम आपसे पूछेंगे, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे ना। अब जो ये टेस्ट वाला है इस समस्या को कर देते हैं खत्म। टेस्ट के कारण भी ये जो है ना आप लोग का जो प्रेजेंटेशन है वो टेस्ट के कारण भी अच्छा खासा है, तो इस टेस्ट के नाम को हम कर देते हैं खत्म, यानी कि ये टेस्ट हो गया खत्म। और इसे करते हैं साइंस में कर देते हैं 60, और ये जीके में 50 तक हो गया था ना, 51 का हाफ, यानी साइंस में 60 याद करना है और 51 का हाफ करना है। नोट्स को कंप्लीट करके लाइए और अगले दिन समझा भी देंगे, कुछ पॉइंट छूट गया लिखा भी देंगे और एग्जाम्पल पे चलेंगे, राइट, सोमवार को।